सत्ता, धन और अहंकार की नीति। 10 सत्ता का भार। मगध साम्राज्य की प्रजा अब चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में समृद्ध हो रही थी, परंतु जहां समृद्धि होती है वहां सत्ता की भूख भी जन्म लेती है। चाणक्य समझ चुके थे कि साम्राज्य को बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि भीतर का अहंकार, लालच और शक्ति का दुरुपयोग समाप्त करता है। राज्यसभा में आज उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राज्य को चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा है। सत्ता वह अग्नि है जो सही हाथों में दीप बनती है और गलत हाथों में विनाश। दृश्य 1। राजकुमार का मुंह। राजकुमार विराट, राजा चंद्रगुप्त का चचेरा भाई, राज्य कार्य में भाग लेने लगा था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, परंतु भीतर से सत्ता के लिए लालायित। वह प्रजा में धन बांटने लगा, मंदिरों में दान देकर नाम कमाने लगा। धीरे धीरे उसके चारों ओर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। राजा चिंतित हुए। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, जहां भीड़ होती है वहां स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ होता है वहां सत्ता का संकट। एक दिन विराट ने कहा, गुरुदेव, लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भविष्य में राजगद्दी के योग्य क्यों नहीं? चाणक्य बोले, तू उस फूल की तरह है जो सुगंध से नहीं, रंग से आकर्षित करता है। पर याद रख, रंग दिखते हैं पर खुशबू राज करती है। नीति वचन 1। जो सत्ता पाने के लिए मोह का प्रयोग करे वह राजा नहीं बनता, वह व्यापारी बनता है। दृश्य 2। धन का मोह और उसकी परीक्षा। एक धन कुबेर व्यापारी, कुबेरनाथ, मगध में व्यापार कर रहा था। वह हर निर्णय में राजा को उपहार देता, राजकोष को अनदेखा कर अपने हितों को प्राथमिकता देता। सेनापति ने कहा, गुरुदेव, राज्य को ऐसे धनी लोगों की जरूरत है। चाणक्य बोले, धन वही पवित्र होता है जो राज्य का निर्माण करे, न कि सिर्फ स्वार्थ का महल। उन्होंने कुबेरनाथ को एक प्रस्ताव दिया, यदि तुम अगले वर्ष भर व्यापार बंद करके केवल राज्य की सेवा में धन लगाओ तो हम तुम्हें सर्वोच्च सम्मान देंगे। कुबेरनाथ नहीं माना। 1 सप्ताह में उस पर चोरी, करचोरी और गुप्त षड्यंत्रों के प्रमाण सामने आए। चाणक्य बोले, धन सेवा के लिए हो तो लक्ष्मी कहलाता है, यदि स्वार्थ के लिए हो तो शत्रु बन जाता है। नीति वचन 2। धन वह जो राज्य को मजबूत करे, न कि राजा को गुलाम बनाए। दृश्य 3। सत्ता और अहंकार की टक्कर। मंत्री परिषद में एक वरिष्ठ मंत्री, दुर्गपाल, चाणक्य की बातों से असंतुष्ट था। वह कहता, हम भी अनुभवी हैं, हर निर्णय में चाणक्य ही क्यों? राजा को भी धीरे धीरे लगने लगा कि क्या वास्तव में चाणक्य बहुत कठोर नीति अपनाते हैं। एक बार राज्य के एक हिस्से में अकाल पड़ा। दुर्गपाल ने कहा, भंडार खोल दो और सब कुछ बांट दो। चाणक्य ने मना किया, भंडार अब बांट दिया तो अगला वर्ष क्या होगा? यह क्षणिक संतोष है, दीर्घकालिक दुख। दुर्गपाल ने गुप्त रूप से अनाज बांट दिया, पर एक ही महीने में भंडार खाली हो गया। अगले वर्ष राज्य में भूखमरी फैल गई। राजा ने चाणक्य से क्षमा मांगी और दुर्गपाल को पदच्युत किया। नीति वचन 3। सत्ता तब तक वरदान है जब तक अहंकार उसे छू न ले, जब छू ले तो वह शाप बन जाती है। वाद। अध्याय का सार। विषय नीति की दृष्टि। सत्ता सेवा और धैर्य का कार्य। धन प्रजा का पोषण करे, राजा का नहीं। अहंकार नीति का सबसे बड़ा शत्रु। बंटी हुई सत्ता, गुप्त दुश्मन और नीति की अग्नि परीक्षा। एक दृश्यवन। सत्ता का विभाजन। राज्य में यह चर्चा जोरों पर थी कि राजा चंद्रगुप्त को अब अपने कुछ अधिकार अपने भाइयों और अन्य योग्य युवराजों को सौंपने चाहिए। राजकुमार विराट और अन्य दरबारी युवराज इस विषय को उठाने लगे। एक दिन मंत्री परिषद में प्रस्ताव आया, क्यों न राज्य के 4 प्रांत बना दिए जाएं? हर एक का उत्तरदायित्व एक योग्य राजकुमार को दिया जाए। राजा चंद्रगुप्त मौन रहे। चाणक्य बोले, जब सिंहासन 4 टुकड़ों में बंटेगा तो वह सिंहासन नहीं रहेगा। एक राजा हो, अनेक सलाहकार, यही नीति है। राजा सहमत थे,
पर प्रजा के दबाव और युवराजों की आकांक्षा बढ़ती जा रही थी। चाणक्य ने सभी को वनभोज पर आमंत्रित किया। वहां उन्होंने एक विशाल रोटी मंगवाई और युवराजों से कहा, इसका 4 टुकड़ा कर लो। उन्होंने वैसा किया। फिर चाणक्य ने पूछा, अब इनमें से किस टुकड़े का स्वाद पहले जैसा है? सभी चुप। ठीक वैसे ही राज्य भी है। जब बंटता है तो उसका रस और शक्ति खत्म हो जाती है। नीति वचन 4। राज्य एक देह है। जब अंग अलग अलग सोचने लगते हैं तब रोग जन्म लेता है। आभारा भारा। दृश्य 2। गुप्त दुश्मन का आगमन। राज्य में एक नया विद्वान आया, शक्तिपाल। वह दर्शन, तर्क और नीति में अत्यंत निपुण था। राजा और मंत्री उसकी बातों से प्रभावित हुए। धीरे धीरे वह चाणक्य के निर्णयों पर प्रश्न उठाने लगा। गुरुदेव की नीति पुरानी हो चुकी है, अब नए युग की जरूरत है। चंद्रगुप्त भ्रमित होने लगे। चाणक्य मौन थे। उन्होंने शक्तिपाल के बारे में गुप्तचरों को आदेश दिया। कुछ ही दिनों में पता चला शक्तिपाल विदेशी शत्रु यवनों से जुड़ा हुआ था। उसका उद्देश्य मगध की नीति को भीतर से तोड़ना था। चाणक्य ने सभा में उसका पर्दाफाश किया। राजा को पराजित करने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक विद्वान गद्दार ही काफी होता है। शक्तिपाल को देश निकाला दिया गया। नीति वचन 5। जो सामने से आक्रमण करे उससे सेना लड़ती है, जो भीतर से हमला करे उससे केवल नीति जीतती है। दैथस दृश्य 3। नीति की अग्नि परीक्षा। अब प्रश्न था, क्या चाणक्य की नीति आज भी उतनी ही कारगर है जितनी पहले थी? राजा ने परीक्षा की घोषणा की। 3 दिन में 3 संकटों का समाधान चाणक्य को बिना रक्तपात के करना होगा। एक संकट 1। एक सीमावर्ती गांव पर डकैतों का हमला। समाधान, चाणक्य ने गांव के ही 2 गुप्तचरों को डकैतों के बीच भेजा, जो उन्हें लड़वा कर स्वयं समाप्त करवा दिए। दैंगरा संकट 2। सेनापति का विद्रोह, सैनिकों की तनख्वाह पर विवाद। समाधान, चाणक्य ने सेनापति से बात कर सेना के लिए एक नया लाभ योजना प्रस्तावित की, जिसमें बिना अतिरिक्त धन दिए सैनिकों की जरूरतें पूरी हुईं। अदार संकट 3। एक मंदिर में मूर्ति चोरी और जन आक्रोश। समाधान, चाणक्य ने चोर को नहीं, उस व्यापारी को पकड़ा जिसने मूर्ति खरीदी थी और उस धन से मंदिर को 2 गुना भव्य बनवाया। तीनों दिन 3 समाधान बिना एक तीर छोड़े। राजा ने कहा, नीति समय से नहीं, दृष्टिकोण से पुरानी होती है और आपकी दृष्टि सदा नवीन है। गुरुदेव। नीति वचन 6। जो बिना युद्ध के संकट मिटाए वही असली विजेता है। अध्याय का सार। विषय नीति की दृष्टि। सत्ता बांटने से नहीं, समेटने से सुरक्षित। दुश्मन सबसे खतरनाक वही जो विद्वान बनकर आए। नीति समय की नहीं, बुद्धि की परीक्षा है। संयम, नीति और अंतिम उत्तराधिकारी की परीक्षा। दृश्य 1। अंतिम उत्तराधिकारी का चयन। राजा वृद्ध हो चुके थे। चंद्रगुप्त अब सिंहासन छोड़कर जैन साधना की ओर बढ़ने की इच्छा जता चुके थे। सभा में हलचल थी। प्रश्न यह था, अगला राजा कौन? राजकुमार विराट, राजकुमार अर्जुन और मंत्रीगण सभी अपने अपने उम्मीदवारों को सामने लाने लगे। चाणक्य ने कहा, राजा का चयन रक्त से नहीं, बुद्धि से होता है। केवल वही योग्य है जो राज्य से नहीं, राज्य की प्रजा से प्रेम करता है। उन्होंने एक परीक्षा की घोषणा की। सभी राजकुमारों को 3 दिन दिए जाएंगे। 1। भूखे गांव को भोजन देना। 2। एक न्याय का निर्णय लेना। 3। एक सेनापति की भूमिका निभाना। अड़ा पहला दिन। राजकुमार विराट ने अपने धन से भोजन पहुंचाया। राजकुमार अर्जुन ने राजा के भंडार से अनाज लिया। राजकुमार सूरज स्वयं हल चलाकर लोगों को अनाज उगाने की विधि सिखाई। अब दूसरा दिन। एक किसान और जमींदार के बीच विवाद था। विराट ने जमींदार का पक्ष लिया, अर्जुन ने मामला टाल दिया। सूरज ने दोनों को बुलाकर जमीन बांटी और किसान को साधन दिए। ऐदत तीसरा दिन। सेना में अनुशासन भंग हुआ। विराट ने दंड दिया, अर्जुन डर गया। सूरज ने अनुशासन को पुनः स्थापित किया और सैनिकों की समस्या समझी। नीति वचन 7।
राजा वही जो भूख मिटाए, न्याय करे और सेना का सम्मान बनाए। दृश्य 2। संयम की अंतिम परीक्षा। राज्यसभा में सबको लगने लगा कि सूरज ही सही उत्तराधिकारी है, परंतु तभी सूरज पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लग गया। सभा दो हिस्सों में बंट गई। कुछ मंत्रियों ने कहा राजा को बेदाग होना चाहिए। सूरज मौन रहा। चाणक्य ने कहा राजा वह नहीं जो आरोप से बचता है, बल्कि जो सच की प्रतीक्षा में धैर्य रखता है। 3 दिन बाद सच्चाई सामने आई। यह षड्यंत्र विराट द्वारा रचा गया था। विराट को देश निकाला दिया गया। सूरज ने फिर भी कोई दंड नहीं मांगा। नीति वचन 8। जिसमें संयम है वही राजा है। जो प्रतिशोध नहीं, समाधान चाहता है, वही योग्य है। ओज। दृश्य 3। चाणक्य का अंतिम उपदेश। सूरज को राज्याभिषेक के लिए मंच पर बुलाया गया। सबकी निगाहें चाणक्य की ओर थीं। उन्होंने कहा मेरे जीवन की नीति यही थी। सत्ता वह हो जो सेवा करे, धन वह हो जो जन को पोषित करे, और अहंकार वह हो जो आत्म नियंत्रण में बदले। मैं राज्य नहीं बनाता, मैं राजा गढ़ता हूं। मेरी नीति स्थायी नहीं, सजीव है, हर समय हर राजा के अनुसार बदलती है। उन्होंने सूरज के सिर पर मुकुट रखा। सभा गूंज उठी। चाणक्य वंदन, भारत वंदन। अध्याय का सार। तत्व नीति की दृष्टि। उत्तराधिकारी कर्म से तय होता है, रक्त से नहीं। संयम राजा की सबसे बड़ी शक्ति। नीति परिस्थिति के अनुसार लचीली और सत्य के साथ अडिग